ओके तो बच्चों हम थे यहाँ पर दो एंजाइम्स की बात कर रहे थे, मसल फॉस्फोराइलेट और लिवर फॉस्फोराइलेट। तो बेसिकली दो फॉस्फोराइलेज है। फॉस्फोराइलेज का क्या काम है? फॉस्फोराइलेज का सिंपल सा काम ये है कि उसने जो है वो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवानी है। ठीक है, ग्लाइकोजन की ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन करवानी है। अब मसल फॉस्फोराइलेज वो है जो कि मसल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब दो कंडीशन के अंदर ये एक्टिव होता है। स्ट्रेस की कंडीशन में एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन है। और वैसे अगर नर्वस स्टिमुलेशन यही होती है ना कि अगर बॉडी के अंदर लेवल डाउन हो रहा है या इस तरह का कुछ सीन आ रहा है या बॉडी ग्लूकोज प्रोडक्ट नर्वस स्टिमुलेशन करवाना चाह रही है, तो उसके अंदर फिर वो क्या रिलीज करते हैं? CO2 प्लस आइंस रिलीज करती हैं। इन तीनों की वजह से CAMP की सिंथेसिस बढ़ जाती है। ठीक है, CAMP जब बनता है तो CAMP की वजह से CAMP मिल के फोस्फोप्रोटीन फॉस्फेट फॉस्फेटेज 1, ये एक एंजाइम है जिस वन इसके साथ मिलती है, कोवलेंटली मॉडिफाई फॉस्फोराइलेज इनटू द एक्टिव फॉर्म, और ये फॉस्फोराइलेज बी को फॉस्फोराइलेज ए में कन्वर्ट कर देगी, और जिसकी वजह से फॉस्फोराइलेज अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। और दूसरी तरफ जो है वो इट इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन लाइक ग्लूकागॉन, इट इज नॉट इनहिबिटेड बाय ATP और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लिवर फॉस्फोराइलेज जो है ये ग्लूकागॉन हार्मोन होगा, उसके साथ ये रेगुलेट होगा, उसकी वजह से ये रेगुलेट होगा। और ये ATP और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या इसके लेवल की वजह से ये क्या होता है? इनहिबिट नहीं होता। बस इसके अंदर यही याद करने वाला है। आगे ग्लाइकोलाइसिस है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लाइकोलाइसिस से हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज बन गया, ठीक है, जैसे भी आया, फूड से आया या ग्लाइकोजन से आया। अब एट द एंड हमने उससे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके अंदर क्या है कि द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट बनते हैं, दो ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, नेट यील्ड बनते चार हैं, लेकिन दो क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए फाइनली हमारे पास दो ATP आते हैं। तो इसके अगर हम दो इस समय करें तो पहला है पायरुवेट तक का प्रोसेस के पायरुवेट तक की कन्वर्जन, और जो दूसरा है वो पायरुवेट से आगे का प्रोसेस है। अब जो पायरुवेट तक का प्रोसेस है इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं चाहिए, जबकि जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। चाहिए या नहीं चाहिए वो उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। अब पायरुवेट तक तो नहीं चाहिए। अब सिंपली जो पायरुवेट बन गया उसके बाद अगर एनारोबिक कंडीशन होती है, सपोज ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, तो फिर क्या होगा? पायरुवेट आगे लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। लैक्टेट जो है वो फिर सेल उसको लैक्टेट को इस्तेमाल करेगा एनर्जी के लिए। या फिर एक और कंडीशन होती है उसके अंदर ये होता है कि अगर एक्सेस लैक्टेज हो जाए, जैसे खलियां पड़ जाती हैं, वो लैक्टेट की अकोमोलेशन होती है, तो वो लैक्टेज क्या करेगा? वो सिंपली लिवर ब्लड के अंदर इंटर करेगा, लिवर में जाएगा, लिवर उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और नॉर्मल कंडीशन के अंदर फिर एज अ ग्लूकोज उसको जो है वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आगे है अंडर एरोबिक कंडीशन। अच्छा, इसके अंदर ये है दो एक एक्सेप्शनल पॉइंट इसमें ये बता रहा है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, और जो ब्रेन होता है, वो लैक्टेट के थ्रू ही एनर्जी ले सकते हैं, क्योंकि लैक्टेट के आगे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती। लैक्टेट से एनर्जी हासिल करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए वो RBCs या ब्रेन है या GIT के मोस्ट ऑफ सेल हैं जो कि जिनके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, ब्रेन के पास भी नहीं होता, RBC के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो वो मोस्टली अपनी एनर्जी इसी प्रोसेस से हासिल करते हैं। दूसरी तरफ है एरोबिक कंडीशन। उसके अंदर ये होता है कि पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से TCA साइकिल में जाता है, और वहां से उसकी CO2 बनती है, H2O, और ATP में उसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। अपना कैमरा बंद करो खतीजा। ओके, आगे है किधर गया? पायरुवेट कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर वो कहता है कि ये जो सारे एंजाइम है ना ग्लाइकोलाइसिस के, ये साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल से मुराद है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सारे के सारे एंजाइम यानी कि आउटसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, विद इन द सेल आउटसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये जो सिर्फ TCA साइकिल है ना, इसके लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करना पड़ता है, और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और लैक्टेट कम प्रोड्यूस होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप क्या है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मेजर स्टेप इज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, सेल की एंट्री के अंदर ये लाजमी स्टेप है। तो अगर आपके पास ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज लैक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका कभी भी ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में नहीं जा सकता। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में नहीं जाएगा तो आप उसको कभी भी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते।
अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन के लिए एक एटीपी इस्तेमाल हो जाएगी। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे कन्वर्जन होगी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और इसके लिए क्या है? एल्डोज और टू कीटोज बाय फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास के अंदर चैप्टर नंबर है सॉरी 10th क्लास का चैप्टर नंबर है 15। उसके अंदर वो कहते हैं कि ये हमने सारे ये पढ़े हैं आइसोमर्स और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के आइसोमर्स वगैरह हमने सारे याद किया, मुझे याद है। उसके अंदर ये होता है कि आइसोमरिज्म के एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप फार्मूला देखोगे ग्लूकोज का फ्रुक्टोज का, दोनों का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी यही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इनमें एक एल्डोज है, एक कीटोज है। तो अगर दोनों के साथ 6 फॉस्फेट लगाना है तो फॉस्फेट वैसे ही रहेगा, सिर्फ ग्लूकोज से फ्रुक्टोज की कन्वर्जन हो रही है। और इसके लिए कौन सा एंजाइम है? फॉस्फोग्लूकोज। अब क्योंकि ग्लूकोज फॉस्फेट ज्यादा है, फॉस्फेट उस पर लगा हुआ है, तो वो फॉस्फोग्लूकोज आएगा। और आइसोमरेज एक एंजाइम है जो कि आइसोमर बनाता है, तो वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और ये प्रोसेस क्या आता है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। आगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना है। देखो, जहां पर भी किसी चीज के अंदर फॉस्फेट ऐड होना है ना, तो फॉस्फेट आना कहां से है? एटीपी से आना है। अब पहले स्टेप के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, इसका मतलब ये 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड हुआ है। अब वो फॉस्फेट एटीपी से आया था। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में गया। कोई भी फॉस्फेट एडिशनल ऐड नहीं होता है। जब नहीं ऐड होता है तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं चाहिए या कोई भी एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज नहीं हो रही। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, आगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब 1 और 6 यानी कि 6 पे पहले से फॉस्फेट था, अब 1 पोजीशन पर एक नया फॉस्फेट लग गया है। ठीक है, दो फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो गया। बिस का मतलब है दो फॉस्फेट डिफरेंट कार्बन पे। ठीक है, और कौन लगाएगा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। मैंने आपको बताया था कि हमने ऊपर क्या बात की थी? ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, ग्लूकाइनेज का मतलब, काइनेज वो एंजाइम होगा जो कि फॉस्फेट की एडिशन करवाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्लूकोकाइनेज है तो इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज के अंदर वो क्या कर रहा है? जो है ना, फॉस्फेट की एडिशन करवा रहा है। अब फ्रुक्टोज वो फ्रुक्टोज के अंदर उसकी फॉस्फेट की एडिशन करवा रहा है। और यहाँ पर कौन है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसका मतलब ये है कि फॉस्फोफ्रुक्टोज जो था, यानी कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो था, अब उसके अंदर एक और फॉस्फेट ऐड किया जा रहा है। तो एंजाइम्स आपने फंक्शन के हिसाब से याद करोगे, आपको कभी भी नहीं भूलने लगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि एक फॉस्फेट और ऐड हो गया, तो अब इसके अंदर फिर से एटीपी इस्तेमाल होगी। अब एक और चीज मजेदार ये है कि जो पहला प्रोसेस था, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना, ये रिवर्सिबल है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस G6P में, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जा सकता था, फ्रुक्टोज। लेकिन जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके बाद ये वापस नहीं जा सकता। सो ये डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये जो स्टेप होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बन जाना, यहां से फिर आगे आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ग्लूकोज, अब इससे आगे ग्लूकोज की सिर्फ एक ही मंजिल है, वो है ऑक्सीडेशन होके इसकी एनर्जी बन जाना। ठीक है, उसके अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं है। ठीक है, अगर इससे पहले था तो हो सकते चांसेस थे वो वापस जाता और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता, या और उससे कुछ फंक्शन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता, इन शॉर्ट। ठीक है, लेकिन जब उसने ये स्टेप क्रॉस कर लिया, अब उसके पास सिर्फ एक ही मंजिल है, और वो है एक है कौम, एक ही मंजिल के तौर पर उसके पास अभी सिर्फ एनर्जी बनाने का चांस है। व्हेन एटीपी एंड सिट्रेट, सिट्रेट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टीसीए साइकिल, यानी कि टीसीए साइकिल के दौरान जो है ना, वो सिट्रेट एक प्रोडक्ट होता है। अब इन शॉर्ट, छोटी सी मतलब सिंपली अगर इस बात को समझाना चाहूँ ना, ये पूरी लाइन का वो ये कहता है कि जैसी बात है, देखो, अगर एटीपी का लेवल हाई है और सिट्रेट जो है वो टीसीए साइकिल के अंदर बन रहा है, तो अगर इसका लेवल भी हाई है तो इसका मतलब क्या है कि आगे रिएक्शन तेज चल रहा है। अब एटीपी का लेवल हाई है तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम एटीपी, हमें किसी किस्म की, जाहिर सी बात है, जरूरत ही नहीं है कि हम एटीपी की प्रोडक्शन करवाएं या ग्लाइकोलाइसिस करवाएं कि ग्लूकोज को तोड़ें। तो अल्टीमेटली एटीपी और सिट्रेट का लेवल ये क्या करते हैं? ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। जितना लेवल इनका ज्यादा होगा, ये उतना ज्यादा सिग्नल करेंगे कि भाई हमें एनर्जी नहीं चाहिए, हमें एटीपी नहीं चाहिए। तो ऑटोमेटिकली फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। जब इनहिबिट हो जाएगा तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट
6 फॉस्फेट की फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्जन नहीं होगी। जब कन्वर्जन नहीं होगी तो उससे आगे जो है वो प्रोसेस नहीं चलेगा। इस तरह हम एटीपी का लेवल क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, और इसके एक्सेस लेवल ऑफ जो ग्लूकोज, जाहिर सी बात रिएक्शन पीछे को चला जाएगा, और पीछे का रिएक्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाके फिर आगे ग्लाइकोजन की स्टोरेज की तरफ चला जाएगा। ओके, नाउ हाउ ग्लाइकोजन और इंसुलिन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन कंट्रोल दिस एंजाइम। अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इंक्रीजेस और ग्लूकागॉन डिक्रीजेस द लेवल ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 दैट कंट्रोल फ्रुक्टोज 6 बिसफॉस्फेट। अब अगर तो इंसुलिन इंसुलिन क्या कर रही है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 का लेवल ज्यादा कर देगी। जब ज्यादा कर देगी तो रिएक्शन आगे को चलेगा। जब आगे को चलेगा इसका मतलब यह है कि पीछे से मजीद ग्लूकोज आके बॉडी के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह इंसुलिन जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन करवाएगी। जबकि ग्लूकागॉन का मतलब काम ये होता है कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई रखना, उसको नॉर्मल। अब जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई रखना, इसका मतलब ये है कि वो ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर इंटर नहीं होने देगा। तो ग्लूकागॉन बेसिकली इस एंजाइम की जो है वो क्या करवा देगा, इनहिबिशन करवा देगा। जब एंजाइम इनहिबिट हो गया तो प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। जब प्रोसेस आगे नहीं चलेगा तो सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल बढ़ता जाएगा। वो सिग्नल करेगा क्योंकि मजीद ग्लूकोज सेल के अंदर ना भेजा जाए। जब मजीद ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ब्लड के अंदर रहेगा। जब ब्लड के अंदर रहेगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। आगे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ने कन्वर्ट होना है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये आपने रटा मारना है कि किस में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक फॉस्फेट एक के पास चला गया, एक जो है वो दूसरे के पास चला गया। एक एल्डिहाइड बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा। ये हमें पता है ना, हमने ऊपर बात भी की फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की। तो एक एल्डिहाइड बन जाएगा, जो एल्डिहाइड होता है वो ग्लूकोज होता है। तो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसके 3 नंबर पे फॉस्फेट लग गया। और डाई हाइड्रो ऑक्सी, दो हाइड्रोजन डाई हाइड्रो ऑक्सी, दो OH लगे हुए हैं, और एसीटोन, कीटोन से एसीटोन फॉस्फेट। तो ये दो चीजें बन गई। 6 कार्बन का फ्रुक्टोज क्या था, 6 कार्बन का, पता है ना फ्रुक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो 6 कार्बन का कंपाउंड था, जिसकी वजह से दो तीन तीन कार्बन के दो कंपाउंड बन गए। एक कप चाह, दो कप च, अद्धी अद्धी। 3 कार्बन कंपाउंड बाय फ्रुक्टोज बिस फॉस्फेट एल्डोलेज, ये एंजाइम है। तो अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था, तो एंजाइम का पहला नाम तो उसी पे है जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है, फ्रुक्टोज बिस फॉस्फेट। और एल्डोलेज का मतलब ये है कि एल्डोलेज वो एंजाइम है जो कि इसको तोड़ेगा, ठीक है, उसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देगा। एक एल्डिहाइड बन जाएगा और एक कीटोन बन जाएगा। आगे अल्टीमेट, अब एक यहाँ पे इशू ये आ गया कि हमारी जो बॉडी है या जो आगे रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हम ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ही कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते। ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट सिर्फ वाहिद चीज है जो कि आगे रिएक्शन में जा सकती है। तो अब हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या करेंगे, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को भी हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना, उसको ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब ये है कि एक ग्लूकोज यूनिट जो है वो उसने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया। और ये 1,6 बिसफॉस्फेट आगे दो में कन्वर्ट हो गया। एक था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को भी हमने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लिया, एंड अल्टीमेटली वी हैव टू थ्री दो हमारे पास जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। ठीक है। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बाय एंजाइम 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। NAD1 इज यूज्ड इन इट। अच्छा, अब हमने जो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड आ गए हैं, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसर एल्डिहाइड और ग्लिसरेट, एट क्या होता है, आई एम नॉट श्योर, मैं आपको ये बाद में भी बता दूंगा इसके अंदर कि इसको याद कैसे करना है। बहरहाल 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। ग्लिसर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड थे हमारे पास दोनों ही, वो आगे एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी। वो आगे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एंजाइम इसके अंदर कौन है, 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजन उतार के फॉस्फेट लगा लगा देगा वो, तो 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज।
और इसके इस प्रोसेस के अंदर एक NAD1 इस्तेमाल होगा। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर एक फॉस्फेट इसका उतर जाएगा बाय एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज रिलेटेड टू फॉस्फेट है और फॉस्फोग्लिसरेट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि इसको कैसे याद करना है। मतलब प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन मैंने इनका वो कीज नहीं मेरे दिमाग में अभी बन रही। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज 3 पहला हिस्सा मैंने आपको बताया एंजाइम का उसी के नाम पे होता है जिस चीज पे वो काम कर रहा है। जैसे बिस फॉस्फोग्लिसरेट पे काम कर रहा था ना, तो फॉस्फोग्लिसरेट उसका मेन कंपाउंड है फॉस्फोग्लिसरेट, और काइनेज का मतलब ये है कि उसने फॉस्फेट उतार दिया। अब जब उतारा है, अब यहाँ पर होता ही है बेसिकली कि इस तरह ऊपर से रिएक्शन आ रहा है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। जब यहाँ पर हमारे पास कौन आ गया, दो ग्लिसरॉल ये आए थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड, दो फॉस्फेट बन गए थे, दो ग्लिसरॉल ये बन गए थे ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास दो बन गए थे। तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इधर चल जाएगा, एक इधर चल जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास रिएक्शन आगे क्या हो गया, डबल हो गया, तो 2 लेयर नीचे चलेंगे रिएक्शन की। ठीक है, अब क्या होना है कि हमारे पास यानी कि जो भी रिएक्शन, अब ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है, इसने इस एंजाइम ने इसका एक फॉस्फेट उतार दिया। जब एक फॉस्फेट उतारा तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, एक एटीपी। तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक एटीपी बना और दूसरे से दूसरा बना, तो टोटल 2 एटीपी यहाँ पे बन गए। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है, इसने 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होना है, किससे, फॉस्फोग्लिसरेट, वही जो उसका नाम है उसी को लेके आगे क्या लगा दिया हमने, म्यूटेज। सिर्फ उसने रिएक्शन उसकी डायरेक्ट उसकी लोकेशन को चेंज किया फॉस्फेट की, 3 नंबर से उठा के उसने 2 नंबर पे भेज दिया। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फो इनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब पोजीशन नहीं चेंज हो रही, अब एक नया कंपाउंड बन रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फो इनोल पायरुवेट बाय इनोलेज। इनोलेज एक एंजाइम है जो कि फॉस्फो इनोल पायरुवेट बनाएगा, और फॉस्फो इनोल पायरुवेट आगे क्या बनवा देगा, पायरुवेट। इस पूरे रिएक्शन के अंदर हमें कहीं भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। अब पायरुवेट काइनेज, काइनेज ने यहाँ पर उससे उसका फॉस्फेट उतार दिया और पायरुवेट बना दिया, और एक एटीपी ईच चेन ऑफ रिएक्शन से, दो पायरुवेट बने तो दो एटीपी इसके क्या हो गए, मतलब अलग अलग रिएक्शन हो गया था ना, दो एटीपी प्रोड्यूस हुए, और उस दो पायरुवेट प्रोड्यूस हुए, और उस दो पायरुवेट की ईच पायरुवेट की प्रोडक्शन में एक एटीपी बना। ठीक है, और जितना लेवल ऑफ एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का जितना लेवल ज्यादा होगा, और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का जितना लेवल ज्यादा होगा, उसकी वजह से रिएक्शन तेज होगा, और एटीपी का लेवल या एसिटाइल को का या एलानिन का लेवल जितना ज्यादा, एलानिन बेसिकली वो जब प्रोटीन, मैं आगे नीचे बता देता हूँ। ठीक है, तो जब इनका लेवल ज्यादा होगा तो इसकी वजह से ये जो रिएक्शन है ये स्टॉप होगा। अब एनारोबिक कंडीशन है, अगर इससे आगे एनारोबिक कंडीशन आ जाती है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो एक एंजाइम है, वो कन्वर्ट कर देगा पायरुवेट को लैक्टेज में और NADH को NAD1 में, दैट कैन बी यूज्ड अगेन इन रिएक्शन 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब बेसिकली यहाँ पर पायरुवेट हमारे पास बन गया है। अब सपोज कर लो हमारे पास एनर्जी वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन उतारने वाला एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज। तो बेसिकली ये काम करेगा, पायरुवेट को लैक्टेज में कन्वर्ट कर देगा, और NADH से, ये डिहाइड्रोजिनेज लैक्टेज के हवाले से नहीं है, ये NADH के हवाले से है, तो NADH का एक हाइड्रोजन उतार देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा NAD1 में, और वो हाइड्रोजन पकड़ के इसके अंदर ऐड कर देगा पायरुवेट के अंदर, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, लैक्टेज बन जाएगा। और ये जो NADA1 बना है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये रिएक्शन नंबर 6 के अंदर अगर हम जा रहे हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके अंदर NAD1 इस्तेमाल हो रहा था। हमने ऊपर बात की कि ग्लिसरॉल्डिहाइड का 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्जन के अंदर एक NAD1 क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो वो NAD1 यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है जब लैक्टेज की कन्वर्जन हो रही है। अगर एरोबिक कंडीशन है तो पायरुवेट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर, और आगे प्रॉपर उसकी ऑक्सीडेशन होगी TCA साइकिल के थ्रू, और उसकी एनर्जी बनेगी। ठीक है, और पायरुवेट आगे अमाइनो एसिड एलानिन में भी कन्वर्ट हो सकता है, अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम होगा जो कि एलानिन में कन्वर्ट कर देगा, और उससे आगे जो है उसका फर्दर एंजाइम या किसी भी प्रोडक्शन के अंदर वो इस्तेमाल हो जाएगा। अब अगर तो ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है, इफ देयर इज हाई ग्लूकोज कंडीशन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और आगे ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा। और जब एनर्जी एटीपी जरूरत होगी तो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट 6 फॉस्फेट में जाएगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो आगे किस में जाएगा, मैं अभी जुबानी आपको सुनाता हूँ कि मुझे याद हुआ कि नहीं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जाएगा फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट के अंदर, फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट आगे टूटेगा, दो के अंदर एक बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड
3 फॉस्फेट और दूसरा बन जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फॉस्फेट उसके साथ लगता था, हाँ। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। इस तरह हमारे पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए। जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है कि ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ये आगे कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, 3 आगे कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, 2 फॉस्फोग्लिसरेट आगे कन्वर्ट होगा पायरुवेट इनोल, पायरुवेट इनोल नहीं, फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। और वो फोस्फोइनोल पायरुवेट जो वो इनोलेज एंजाइम के थ्रू पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा काइनेज के थ्रू, ठीक है, पायरुवेट काइनेज के थ्रू। और ये सारा स्टेप होगा, मुझे याद हो गया भाई। अच्छा, तो उसके बाद है अगर हमारे पास ग्लैक्टोज है डाइट के अंदर, मतलब ये अलग कंडीशन है। यहाँ पर हमारा ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इतना पूरा हो गया कि पायरुवेट हमारे पास बन चुका है, आगे उसकी ऑक्सीडेशन रह गई। अब अगर हमारी जाहिर सी बात है डाइट के अंदर सिर्फ ग्लूकोज थोड़ी होता है, ग्लैक्टोज भी होता है। 3 होते हैं ना मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। तो अब जो ग्लैक्टोज है अगर हमारे पास डाइट के अंदर, तो वो ब्लड के अंदर आएगा। और ग्लैक्टोज क्या होगा, ग्लैक्टोज कन्वर्ट होगा ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट के अंदर। और ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट डायरेक्टली ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे आपको पता है अगर एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 में जाएगा और ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा। और अगर एनर्जी नहीं चाहिए तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट सीधा ग्लाइकोजन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर हमारी डाइट के अंदर फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज जो है ये थोड़ा सा लंबा मैकेनिज्म है। इसके अंदर ये होता है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर 2 मैकेनिज्म है इसके अंदर। अगर फ्रुक्टोज है, एक तो डायरेक्टली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद वही सारा प्रोसेस जो मैंने बताया फ्रुक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट और उसके आगे सारा प्रोसेस कंटिन्यू हो जाए, ग्लाइकोलाइसिस में हो जाए। दूसरा ये है कि फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट आगे ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए। और उससे इसका एक एंजाइम है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट एल्डोलेज। और अल्टीमेटली जिससे हमारे पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड आ जाएं और वो आगे ऑटोमेटिकली उसी रिएक्शन में आ जाएं जो कि ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन था। तो 2 मैकेनिज्म के थ्रू ये इंटर कर सकता है। एंड में मैंने एक डायग्राम भी ऐड की थी आप ही की, जैसे यहाँ पर किया हुआ है कि ये ग्लिसरल्डिहाइड है, डाईहाइड्रोक्सी फ्रुक्टोज डायरेक्टली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए एटीपी के थ्रू, या फिर ये कन्वर्ट हो जाए फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट के अंदर, 1 फॉस्फेट आगे ग्लिसरल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है दोबारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो जाए, सारे दोनों के दोनों ये 3 फॉस्फेट में आ जाए और वो आगे रिएक्शन को कंटिन्यू कर ले। ओके, वापस चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। आगे है, ये आपको क्लियर हो गया। आगे आगे टीसीए साइकिल कि जो हमारे पास पायरुवेट बन चुका है उसने आगे उसकी प्रॉपर ऑक्सीडेशन होनी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो टीसीए साइकिल रन करेगा। ऑल मॉलिक्यूल कार्ब अमीनो एसिड फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA फॉर ऑक्सीडेशन टू गिव एनर्जी। अब पायरुवेट ने आगे कन्वर्ट होना है एसिटाइल CoA के अंदर। Irreversible reaction occur in mitochondrial matrix by multi-enzyme complex pyruvate dehydrogenase complex. It is made up of 3 enzymes: pyruvate dehydrogenase, यार ये रटा है, सिर्फ नीरा रटा है। 3 भाई एंजाइम आज के लगेंगे, लिए काफी नहीं है। अरे 2 सफे रह गए, ये तो वैसे ही रिएक्शन सारा आप लोगों ने किया हुआ है। ये एंड वाला मैंने पढ़ाना कोई नहीं है, और रह गया एक सफा, वो भी थोड़ा सा रह गया, रिएक्शन नहीं है। सुन लो बस 5 4 मिनट। ओके, तो कन्वर्जन ऑफ पहले सबसे पहले जो पायरुवेट हमारे पास बन गया उसकी कन्वर्जन हमने करवानी है एसिटाइल CoA के अंदर। उसके अंदर ये 3 4 एंजाइम है, रटा मार लो, मेरे से नहीं हो रहे, या इनको मैं बाद में आपको बता दूंगा पेपर वाले दिन या पेपर से एक दिन पहले ना मेरे से पूछना, हम इसकी कोई की बना लेंगे कि हमें रिएक्शन याद रह जाए। को फैक्टर इसके अंदर को एंजाइम ए है, थायमिन, पायरोफॉस्फेट है, Mg2+ है, ये सारे हैं। नेट इफेक्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट इज hydrogenated NAD except hydride ion. This reaction yield energy because the oxidation of NADH produce ATP by oxidative phosphorylation. The reaction is regulated allosterically negatively by ATP, acetyl CoA and NADH, and positively by NAD1 and ATP. बेसिकली वही बात है कि इस रिएक्शन के अंदर ना जो पायरुवेट से एसिटाइल CoA बन रहा है, इसके अंदर जो डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेटेड होगा, यानी कि उसका हाइड्रोजन उतार लिया जाएगा। NAD वो जो हाइड्रोजन पायरुवेट से उतरेगा वो NAD ले लेगा,
और उससे NADH बनेगा। NADH आगे ATP बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और इससे ATP प्रोड्यूस होगी। और इस रिएक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? ATP का लेवल, एसिटाइल CoA और NADH, इनका लेवल अगर हाई होगा तो डेफिनेटली ये रिएक्शन नेगेटिवली अफेक्ट होगा। नेगेटिवली से मुराद ये, जो मैंने एक वॉइस नोट भी किया था, कि नेगेटिवली से मुराद ये है कि वो रिएक्शन को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, और अगर NAD1 और ADP का लेवल ज्यादा है तो ये उस रिएक्शन को पॉजिटिवली रेगुलेट करेंगे कि और ज्यादा हमें फॉस्फेट दो ताकि हम एनर्जी बना सकें। द PDC यानी कि ये जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, ये रेगुलेट होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज, MG डिपेंडेंट है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जो कोफैक्टर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। फॉस्फोराइलेट द कॉम्प्लेक्स व्हेन NADH एंड एसिटाइल CoA लेवल राइजेस। बेसिकली यहाँ से मैंने इतना ज्यादा ना वो किया नहीं था। Reactivation of PDC occur by the enzyme pyruvate dehydrogenase phosphatase, which remove the phosphate, insulin and Ca2 plus ions activate the kinase to activate। यार पढ़ लेना ये रिएक्शन के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो याद करना ही करना है। एसिटाइल CoA सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल CoA, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मलेट, ऑक्सैलोएसीटेट। ये आसान कर को मैं आपको दोबारा बना के दूंगा। ये ना आसान कर लेते हैं थोड़ा सा, कि हल्का फुल्का आपको दिमाग में रह जाए। सर ने वैसे MCQ देने हैं तो साइकिल याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये पता होना चाहिए कि NADH और NADH यहाँ पे NAD प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे सॉरी NADH एक यहाँ बन रहा है, एक NADH यहाँ बन रहा है, एक FADH2 बन रहा है। तो टोटल आपने एक तरफ लिख लेने हैं। ये खुद से देख लेना कि अभी मैंने काउंट नहीं किए हुए, शायद नीचे आ भी जाए कि कितने NADH बन रहे हैं, कितने वो बन रहे हैं। और ये सारा पता होना चाहिए कि एसिटाइल को सिट्रेट में गया, आइसोसिट्रेट के सारे ऐसे पूछते हैं कि सिट्रेट से आगे क्या बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसिट्रेट बन रहा है। उसके बाद है, ये आप देख लेना, ठीक है, रिप्लेनिशिंग ऑक्सैलो एसीटेट। अब यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट पहला स्टेप है, एसिटाइल को सॉरी पहला स्टेप है, तो ये सारा इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सैलो फॉर TCA साइकिल टू बी कंटिन्यूड ऑल इंटरमीडिएट, जितने भी इंटरमीडिएट है ना इसके अंदर, यानी कि ये सारे के सारे ऑक्सैलो एसीटेट है, सक्सिनाइल CoA है, आइसोसिटेट वगैरह है, ये सारे क्या होते हैं? ये मस्ट बी रीजनरेटेड। रीजनरेट कैसे होते हैं? पायरुवेट जो है ना CO2 के साथ रिएक्ट करता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और बायोटीन की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट का 4 कार्बन। तो अगर सर पूछने का कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी है तो बायोटीन। बायोटीन को क्या कहते हैं? B7 भी कहते हैं। तो सर ने B7 ही पूछना अगर सर ने यहाँ से पूछा, ठीक है। तो B7 की प्रेजेंस जरूरी है ऑक्सैलो एसीटेट की प्रोडक्शन के अंदर। कंसेप्चुअल यही होता है कि आपको पता लग गया ना कि बायोटीन यहाँ पे आ रहा है, तो सर कहते हैं कि इफ ऑक्सैलो एसीटेट लेवल इज नॉट रीचिंग इट्स लिमिट्स और इट इज नॉट सफिशिएंट, व्हिच न्यूट्रिएंट इज द बेसिक कॉज ऑफ इट। तो आपको पता होना चाहिए बायोटीन या B7 उसका कॉज है, ठीक है। इस तरह कंसेप्ट होता है, यही कंसेप्ट होते हैं चीजें। NADH फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, दैट शटल सिस्टम। अब NADH जो है इसने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करना है, बड़ा आसान सा तरीकाकार है। दो इसके जो है ना वो शटल्स हैं। हमें चाहिए कि NADH जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, NADH के जो हाइड्रोजन है ना, ये किसी ना किसी तरह जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर कर जाए, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके परमिएबल नहीं होती, वो अलाउ नहीं करती कि NADH जो है इसको क्रॉस करे। तो होता ये है कि सिंपली NADH रिलीजेस रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट दैट आर अलाउड टू एंटर माइटोकॉन्ड्रिया बाय टू मैकेनिज्म। NADH अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यानी हाइड्रोजन को रिलीज करता है, हाइड्रोजन आइंस को। वो हाइड्रोजन आइन दो मैकेनिज्म के थ्रू इंटर कर सकते हैं। पहला क्या है? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, इरिवर्सिबल, ब्रेन और मसल के अंदर होती है, और मलेट एस्पार्टेट शटल हार्ट, लिवर और किडनी के अंदर होती है। NADH जो है वो अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट दे देता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वो पीछे भी बन रहा था। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारा प्रेजेंट है उसके अंदर, सेल के अंदर, और उसके अंदर साइटोसोल के अंदर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये उसके साथ क्या कर जाएगा? अटैच कर जाएगा। जब अटैच कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? वो अटैच करते ही वो बन जाएगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। हमने ऊपर भी देखा था ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, सॉरी, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये वहां से NADH से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट लेगा और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में बन जाएगा। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट परमिएबल है, वो अलाउड है, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्रॉस कर सकती है। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्रॉस करेगी और अंदर जाके वो क्या बन जाएगी? by the systolic isoform of G3P, the reaction catalyzed by systolic isoform of G3P dehydrogenase। ये एंजाइम है G3P dehydrogenase जो कि उसको करता है,
कैटलाइज करता है। कैटलाइज का मतलब ये है कि उसको फास्टर या स्लो करता है। द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आर देन ट्रांसफर टू एफएडी। अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो बाहर बना था, किससे बना था? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बना था। वो सेल के अंदर आएगा, ठीक है, और अंदर आके वो दोबारा अपने जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है वो एफएडी को दे देगा। एफएडी जो है वो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैं 1 मिनट आया। वो मैं 1 मिनट से पहले आ गया। द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन गया, उसके पास किसके NADH के रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट हैं। वो अंदर आएगा, अंदर आके वो रिलीज कर देगा। अंदर FAD प्रेजेंट है, बाहर NADH था, अंदर FAD है। वो FAD क्या करेगा? FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों NADH के दोनों हाइड्रोजन उठा के वो अपने साथ जोड़ लेगा। अब जो NADH2 है ये अपने ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आगे 1.5 मोल ऑफ ATP बन जाएगा 1 मोल ऑफ NADH के थ्रू, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ NADH उन्होंने बाहर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाया। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आगे कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट कर दिया FADH के अंदर, उसने अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट उसको दे दिए। और उसने आगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देते हुए 1.5 मोल ऑफ ATP बना दिए एक NADH के मोल से। दूसरी तरफ जो है वो मलेट एस्पर्टेट शटल है। इसके अंदर ये मोस्ट एक्टिव शटल है, और इसके अंदर ये है कि जो मलेट है ना, ये फ्रीली इम्परमिएबल है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, यानी कि ये पास कर सकता है। अब होगा ये कि ऑक्सैलो एसीटेट जो कि बाहर प्रेजेंट है, ये साइटोसोल के अंदर ये रिड्यूस हो जाएगा। मतलब NADH सिंपली अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट दे देगा ऑक्सैलो एसीटेट को। ऑक्सैलो एसीटेट रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट लेके क्या बन जाएगा? मलेट बन जाएगा। वो मलेट जब वो अंदर जाएगा, पास करेगा, अंदर जाके मलेट डिहाइड्रोजन कन्वर्ट ऑक्सीडाइज मलेट इनटू ऑक्सैलो एसीटेट एंड रिलीज NADH इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इससे क्या होगा? यानी कि मलेट ने माइटोकॉन्ड्रिया में गया, वहां पर एक और एंजाइम प्रेजेंट है, मलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब वो एंजाइम क्या करेगा? मलेट डिहाइड्रोजिनेज वो दोबारा मलेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। और जब भी ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करेगा तो उसके साथ ही फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। जब फॉस्फेट रिलीज होगा तो अब क्या करना है? अब जब फॉस्फेट रिलीज हो गया है तो वो फॉस्फेट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और आगे क्या हो जाएगा? 2.5 मोल। तो पहले जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल थी इसके अंदर एक 1.5 मोल बन रहा था, यहाँ पे 2.5 मोल ऑफ ATP पर मोल ऑफ NADH बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे इशू क्या है? इशू ये है कि ऑक्सैलो एसीटेट अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्युमुलेट हो गया। बाहर तो वो फिर नहीं आ सकता क्योंकि वो परमिएबल नहीं है। तो अंदर क्या होगा? एक और एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है जो कि ऑक्सैलो एसीटेट को एस्पर्टेट में कन्वर्ट कर देगा। और एस्पर्टेट जो है ये भी फ्रीली जो है वो मूवेबल है, तो ये ऑटोमेटिकली सिंपली जो है वो बाहर निकल जाएगी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। कवर हो गया सारा। आगे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी एक्ट को सबसे टू ड्राइव द रिएक्शन अटैक। ये जिसमें लाल लाल लिखा है ना, ये बाकी छोटे बच्चों ने, ये जूनियर्स जो हैं, जो आपके सीनियर है, इन्होंने बनाया था, तो मैंने ये इतना पढ़ा नहीं था। तो इसी इसी के अंदर बाद में बच्चे कह रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप इसके अंदर देख लो एप्लीकेशन टू रिएक्शन। इतना पढ़ने वाली है नहीं, रटल मार लेना, ठीक है। हो गया सारा खत्म। अब किसी का क्वेश्चन है? मैं नमाज पढ़ने जानी थी, मैं लेट हो गया हूँ आधा घंटा। भाई बस खत्म होने लगे। हाँ, नहीं है कोई सवाल? को समझ भी आई है? हाँ, ठीक है।